रॉन्ग नंबर वाला प्यार एपिसोड 112। अथर्व स्टडी रूम में बैठे काफ़ी देर से यही सब सोच रहा था। फाइनली डिसीजन भी लिया कि वह खुद शगुन को लेकर इंडिया जाएगा। उसने अपना मोबाइल लिया और इंडिया अपने घर कॉल लगाया और अपने मॉम डैड से बातें करने लगा। अब तो घर वालों को भी पता चल गया था कि जो काया नाम की मुसीबत व बला हमेशा हमेशा के लिए टल गया, जिससे नीलम जी को भी अपनी बहू और बेटे से काफ़ी खुश थी और वह भी चाहती थी कि उनके बेटे का शादी पब्लिकली सबको पता चल जाए। अथर्व ने काफ़ी देर तक अपने मॉम डैड से बातें करते रहा। फाइनली सभी घर वाले उसे इंडिया आने के लिए कह रहे थे। अथर्व तो पहले ही मन बना लिया था, बस वह अपने मॉम डैड से बातें कर रहा था। अथर्व की बात कर ही रहा था कि तभी स्टडी रूम का दरवाज़ा खुला और उसने नज़र उठाकर दरवाजे की तरफ देखा तो कोई और नहीं बल्कि उसकी वाइफ शगुन थी। अथर्व की बातें तो ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आ ही गया था और वह अपने डैड को बाय बोलकर कॉल कट किया। वहीं शगुन चलते हुए एकदम उसके पास आई और बगैर इधर उधर रुके सीधे जाकर अथर्व के गोद में बैठी। अथर्व बड़े प्यार से उसके कमर में अपने दोनों हाथ डालकर उसे प्यार से पूछा, चले नीचे खाना खाने? आपको अब याद आ रहा है? अगर मैं नहीं आती तब तक आप फ़ोन पर बातें ही करते रहते। ये नहीं कि पहले खाना खा लूँ। आपकी वजह से मैं भी भूखी हूँ। अथर्व देख सकता था कि शगुन कितनी नौटंकी कर रही है, पर वह उसके आगे लाचार था क्योंकि उसने ही तो सिर पर चढ़ा रखा है। उसके प्यार की वजह से तो वह इतनी नौटंकी करती रहती है। अथर्व शगुन को अपनी गोद में लिए चेयर पर से उठा खड़ा हुआ और प्यार से उससे माफ़ी भी मांगने लगा। अथर्व को माफ़ी मांगता देख भला शगुन क्यों चुप रहे? वह तो इतराते हुए बोली, आपकी सॉरी वॉरी किसी काम की नहीं है। मैं आपकी वजह से भूखी रही हूँ, जिसके वजह से आपको पनिशमेंट मिलेगा। पनिशमेंट का नाम सुनते ही अथर्व अपनी आईब्रो से उड़ा लिया और हल्का मुस्कुरा भी रहा था। उसे देख तो यही कहा जा सकता है कि उसकी वाइफ से जो भी पनिशमेंट दे वह प्यार से एक्सेप्ट कर लेगा। अथर्व उसे लिए स्टडी रूम से बाहर निकला और सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे लेकर आया। नीचे सर्वेंट लूसिया ने डाइनिंग टेबल पर न जाने कितनी प्रकार के खाना बनाकर रखी थी। खाने की खुशबू सुनते ही शगुन का गुस्सा छुई मुई की तरह गायब हो गया और वह उसके मुंह में पानी आने लगा। अथर्व उसे चेयर पर बिठाया और खुद उसके बगल में बैठ गया। अथर्व ने उसके लिए प्लेट में खाना निकाला, बल्कि अपने हाथों से उसे खिलाने लगा और शगुन भी मज़े से उसके हाथों से खाने लगी। उसे यही सब तो चाहिए और अथर्व ही उसे इस तरह प्यार कर सकता, वरना उसके नखरों को कोई नहीं झेल सकता। अथर्व उसे अपने हाथों से खाना खिला रहा था और बीच बीच में वह खुद भी खाए जा रहा था। तो कुछ देर बाद उन दोनों का खाना खाना हो गया। उसके बाद अथर्व उसे गोद में उठाकर अपने कमरे में लेकर आया। इधर इंडिया में दमदम सिटी वीर इस वक्त श्याम जी और माया जी के सामने बैठा था। उसने अपने दादू का मैसेज उन्हें दे दिया। वीर हमेशा अपनी बातें क्लियर रखता था। वीर अभी भी बातें कर रहा था तो वहीं राशि सभी के लिए चाय बनाने किचन में चली गई। श्याम जी वीर से उसके काम से लेकर घर के सभी परिवार के बारे में हालचाल पूछ रहे थे और वहीं वीर बड़े इज्जत के साथ उनके सारे सवालों का जवाब भी दे रहा था। वहीं राशि जब चाय लेकर आई तो वह भी उनकी बातें सुन रही थी और मन ही मन उसे वीर के लिए और भी इज्जत बढ़ती जा रहा था। वैसे उसका वीर बहुत ही अच्छा इंसान है, पर अब तो दोनों परिवार एक होने जा रहे हैं, जिसके चलते राशि वीर के बारे में और भी ज़्यादा सोचने लगी। श्याम जी ने वीर से कहा कि वह खुद कल उनके घर इस बारे में बात करने आएंगे। यह सुनकर राशि का दिल धक धक करने लगा। तो वहीं वीर चाय पीते हुए राशि की तरफ देख रहा था।
चाय पीने के बाद वीर चेयर से उठ खड़ा हुआ और बोला, अंकल मैं अब चलता हूँ। आप जब कल हमारे घर आएंगे तब मैं वहीं मिलूँगा। माया जी उसे डिनर करने के लिए कह रही थी पर वीर रुका नहीं। उसके जाने के बाद माया जी श्याम जी आपस में बातें करने लगे। वीर का स्वभाव बहुत ही अच्छा है। अगली सुबह श्याम जी सबसे पहले अथर्व को कॉल किया और उन्होंने ये बात बताया कि आज वह राशि के एंगेजमेंट का डेट निकालने जा रहे हैं। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि अब इस वक्त अगर वे दोनों भी होते तो उन्हें बहुत अच्छा लगता। ये सुनकर अथर्व बोला, अंकल कुछ ही दिन में हम लोग भी इंडिया ही आ रहे हैं। रात को ही मॉम से बात कर लिया है, वह भी हमें बुला रही हैं। यह सुनकर श्याम जी बहुत खुश हो गए, बल्कि उनकी खुशी का ठिकाना ही न रहा। श्याम जी ने कॉल स्पीकर पर रखा था जिससे माया जी और राशि सभी ने सुन लिया। तो वहीं अथर्व ने भी शगुन को अपने पास बिठाया था। दोनों तरफ लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में थे। फाइनली अथर्व शगुन को लेकर इंडिया आ रहा है। श्याम जी थोड़ी देर फ़ोन पर और बातें करते रहे। उसके बाद उन्होंने अथर्व से कहा कि वह शाम को घर आने के बाद बात करेंगे। इतना बोलकर उन्होंने कॉल कट कर दिया। सब कुछ सही से चल रहा था। कॉल कट होने के बाद अथर्व माहिर के बारे में सोचने लगा। अथर्व भला सिर्फ अपने बारे में थोड़ी न सोच सकता, उसे सबसे ज़्यादा माहिर का टेंशन लगा था। आखिर वह उसे अपना बड़ा भाई जो मानता था। इधर इंडिया में चटर्जी हाउस। कुछ देर बाद श्याम जी माया जी वीर के घर पहुंच गए। इस वक्त सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे। तो वहीं वीर की मॉम सभी के लिए खातिरदारी में लगी हुई थी कि उनकी रिश्तेदारी में कोई कमी ना रहे। यह सब देखकर माया जी श्याम जी बहुत खुश हो रहे थे। तो वहीं वीर के दादू बिना देरी किए उन्होंने टॉपिक पर बात किया। अगले हफ्ते में दोनों के एंगेजमेंट करवा दिया जाए, क्योंकि मैंने पंडित जी से तारीख पहले ही पूछ लिया था और बहुत अच्छा समय है एंगेजमेंट के लिए। यह सुन श्याम जी बोले, आप तो बड़े हैं, जैसा आप कहें, और मुझे भी अपने परिवार के बारे में आप सभी को कुछ बताना है। इतना कहकर उन्होंने अथर्व और शगुन के बारे में सब कुछ बता दिया, जो कि पहले से ही वीर को पता था, पर सारी बातों को बताना उनके लिए बहुत ज़रूरी था। यह सब जानने के बाद चटर्जी परिवार ने कोई रुसवाई नहीं दिखाया। उन्होंने तो ये भी कहा कि उन लोगों से मिलकर बहुत खुशी होगी। तो श्याम जी ने बताया कि वे लोग कुछ ही दिनों में इंडिया आ रहे हैं। दोनों फैमिली काफ़ी घंटे तक आपस में बातें करते रहे। उन्होंने अपना पूरा बैकग्राउंड पहले ही बता दिया था, पर जो भी बच्चे पूछे थे वह सारी बातें आज उन्होंने क्लियर कर दिया। वीर के दादाजी राशि को बहुत जल्द अपने घर की बहू बनाना चाहते थे। उनके बीच में वीर भी मौजूद था और सभी की बातें सुनने के बाद वीर भी अपनी शादी को लेकर एक्साइटमेंट जागने लगा। देखते देखते शाम होने को आ गया। तब जाकर मुखर्जी परिवार फाइनली दादाजी से अलविदा लेकर वहाँ से निकल पड़े। घर आने के बाद सबसे पहले उन्होंने अपनी बड़ी बेटी भूमि को कॉल लगाया। उसे भी सारी बातें बता दिया, यहाँ तक कि वह चाहते थे कि राशि के एंगेजमेंट में उनकी दोनों बेटियां यहाँ मौजूद रहें।
अभी बहुत कुछ ऐसी बातें थी जो बैठकर उन्हें क्लियर करना था। उसके बाद उन्होंने अथर्व को कॉल लगाया और अथर्व को इंडिया आने के लिए उन्होंने थोड़ा जल्दी कहा, क्योंकि अथर्व और शगुन के रिश्ते को भी अभी तक छुपा के ही रखा था। उसके लिए भी तो रास्ता निकालना था। शगुन ने जैसे सुना कि उसकी बहन का एंगेजमेंट फिक्स हो गया तो वह तो उछलने लगी। अब तो उसका मन बिल्कुल भी इटली में लग नहीं रहा था। वह जल्द से जल्द इंडिया आना चाहती थी ताकि सारे रस्म वह अपने परिवार के साथ मिलकर करे। उसे खुश देखकर अथर्व भी बहुत खुश होने लगा और उसने एक दफ़ा वापस अपने मॉम डैड को कॉल लगाया और उन्हें बताया कि वह नेक्स्ट डे इंडिया आने के लिए निकल रहा है। यह सुनकर तो उसके मॉम डैड खुश हो गए। अथर्व ने एंटोनियो को बुलाकर उसे कल इंडिया आने के लिए जेट रेडी करने के लिए कह दिया। उसका ऑर्डर पाते ही एंटोनियो और तेजा तुरंत काम पर लग गए। शगुन तो अभी से ही अपने कपड़े पैकिंग करने लगी। वह बहुत ज़्यादा खुश थी। उसने अपनी बहन के एंगेजमेंट में क्या पहनना है और बाकी दिन वह क्या पहनेगी। उसने सारे कपड़े सर्वेंट लूसिया को कहकर बैग में पैक करने के लिए कह दी। देर रात अथर्व का कमरा। अथर्व और शगुन दोनों बेड पर बिना कपड़ों के थे। काफ़ी देर तक अथर्व उसे किस करते रहा। दोनों पूरी तरह रेडी हो चुके थे। दोनों आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे थे। अथर्व अभी तक सिर्फ किस ही कर रहा था। शगुन मदहोश आवाज़ में बोली, प्लीज़ स्टार्ट करो ना। कितनी देर से मैं अपनी जज्बातों को कंट्रोल कर रखी हूँ। शगुन भी उसकी हाँ में हाँ मिला रही थी। काफ़ी देर तक वे दोनों इसी तरह बातें करते रहे। करीब 4 बजे जाकर वे दोनों सोए। अगली सुबह अथर्व का कमरा। आज अथर्व जल्दी उठा था। सबसे पहले फ्रेश हुआ और स्टडी रूम में आके बैठा। वहाँ पर उसका लॉयर मिस्टर अल्डो और एंटोनियो, बाकी ऑफिस के मैनेजर सब मौजूद थे। अथर्व अपनी गैर मौजूदगी में सब काम उन्हें बताकर जा रहा था। ऐसा नहीं था कि कोई उसके साथ चीटिंग करेगा। सब उसके वफादार आदमी थे और अथर्व उनके काम से खुश भी रहता था। अथर्व ने इटली का पूरा काम एंटोनियो के ऊपर सौंप दिया और वह आज रात ही इंडिया के लिए रवाना होने वाला था। सभी को सभी काम उसने अच्छी तरह से समझा दिया। उसके बाद सभी लोग स्टडी रूम से बाहर निकले और अपने अपने काम पर चले गए। तो वहीं अथर्व वापस अपने कमरे में आया तो शगुन अभी भी बेड पर पेट के बल सोई थी और उसके शरीर पर कपड़े के नाम पर कुछ भी नहीं था। कुछ था तो वह सिर्फ ब्लैंकेट। अथर्व उसके बगल में जाकर बैठ गया और ब्लैंकेट के अंदर हाथ डाले उसके पेट पर गुदगुदी करने लगा। उसके हाथ का टच महसूस करते ही शगुन आंखें खोल धीरे धीरे देखने लगी। उसे पता था कि अथर्व के सिवाय उसे कोई छू नहीं सकता, इसलिए वह भी आलसी होने लगी। उसको न उठता देख अथर्व बोला, चलो शगुन उठ जाओ, देखो बहुत टाइम हो गया, 10 बजने को आ गया है। तुम अभी भी सो रही हो। अगर तुम जल्दी नहीं उठी तो शाम का जाना कैंसल। अथर्व भी बोल ही रहा था कि शगुन तुरंत उठकर बैठ गई, पर बेचारी भूल गई थी कि वह कपड़े नहीं पहनी है। ब्लैंकेट उसके ऊपर से नीचे सरक गया है जिससे उसके दोनों बूब्स दिख रहे थे। वह अपने उल्टे हाथ से अपनी आंखों को मसले जा रही थी, पर अथर्व का नज़र तो कहीं और ही था। और जब वह पूरी तरह अपनी आंखें खोल के अथर्व को देखी तो उसकी नज़र को फॉलो करते हुए अपने आप को देखी जहाँ पर वह देख रहा था। वह तुरंत ब्लैंकेट से खुद को कवर करने लगी, पर वह कर पाती उसके पहले ही अथर्व ने ब्लैंकेट को
पकड़ के दूर फेंक दिया। उसके ऐसे हरकत से शगुन नाराज हो गई और अपने दोनों हाथों से खुद को कवर करने लगी। जो देख अथर्व मुस्कुराते हुए कहा, अब ये सब करने का क्या फ़ायदा, जैसे कि मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। गिन नहीं सकते हम दोनों कितने बार एक हुए हैं। आखिर अथर्व सही तो कह रहा था। उसकी बातें सुनकर शगुन ने अपने हाथ हटा लिए और वह बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए बोली, पर आप तो कपड़े पहने हुए हैं। अगर आप भी नहीं पहने होते तो मुझे शर्म नहीं आता। उसकी बातें सुनकर अथर्व हंस पड़ा और बोला, मैं बहुत पहले उठ गया था और तुम सो रही थी। चलो अब अच्छे बच्चे की तरह उठकर फ्रेश हो जाओ, उसके बाद हम साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। इतना बोलकर अथर्व उठा तो वहीं शगुन अपने दोनों हाथ उसके आगे बढ़ा दिए। जो देख अथर्व समझ गया कि वह चाहती है कि उसे वॉशरूम लेकर जाए। अथर्व तुरंत मना करते हुए बोला, देखो मैं तुम्हें वॉशरूम नहीं ले जा सकता क्योंकि मैं पहले ही रेडी हो गया हूँ और मैं जानता हूँ तुम यही चाहती हो कि मैं भी तुम्हारे साथ बाथ टब में नहाने चलूँ। तो मैं बता दूँ कि मैं पहले ही फ्रेश हो चुका हूँ। आज मुझे ऑफिस भी जाना है ताकि सब काम सेटलमेंट कर सकूँ, और अगर तुम ऐसे ही टाइम पास करती रहोगी तो आज का जाना कैंसिल हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं जल्दी रेडी हो जाऊंगी, सिर्फ आप मुझे वॉशरूम तक ले चलिए। इतना बोलकर शगुन अपना मुंह लटका ली। भला अथर्व इनकार कैसे कर सकता। वह झुका और उसे गोद में उठा लिया और वॉशरूम के पास उसे छोड़ कमरे से बाहर निकल गया। वहीं शगुन अंदर चली गई और जल्दी जल्दी फ्रेश हुई। वह जल्दी से फ्रेश हो गई क्योंकि आज इंडिया जो उसे जाना था। नीचे आने के बाद दोनों साथ में ब्रेकफास्ट किए। अथर्व जल्दी से ऑफिस के लिए निकल पड़ा। वहीं शगुन बहुत कुछ सामान पैक करने लगी। इधर इंडिया भोपाल गांधीनगर। माहिर को भोपाल आए हुए 3 दिन हो गया था और 3 दिनों में उसकी दिशा के साथ बात नहीं बनी। वह ज़बरदस्ती दिशा को होटल तो लेकर गया था, पर वह कोई भी उसकी बात सुनना नहीं चाहती थी और इस छोटे से घर में ठीक तरह से उसे देख भी नहीं पाता था। माहिर ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसका मोबाइल रिंग किया और उसने अपने जेब पॉकेट से मोबाइल निकाल कर देखा तो किसी और का नहीं बल्कि नीलम जी का कॉल आ रहा था। उसने कॉल रिसीव किया। उधर से नीलम जी बोली, माहिर बेटा तुम इंडिया आ गए और घर नहीं आए हो, कहाँ काम में बिजी हो क्या? मैं आर्य से पूछी, उसने बताया कि तुम ऑफिस नहीं आ रहे हो। हाँ आंटी, मैं थोड़ा काम से बाहर आया हूँ, बोलिए ना क्या बात है? नीलम जी बोली, वह तुम्हें इसलिए कॉल की, अथर्व का कॉल आया था, वह आज इंडिया आने के लिए निकल रहा है। मैं तो बहुत खुश हूँ। ये सुन माहिर तो हड़बड़ा गया और बोला, क्या अथर्व इंडिया आ रहा है? उसने मुझे तो नहीं बताया। यह सुन नीलम जी बोली, अब तुम दोनों की क्या बात हो गया मुझे नहीं पता। मुझे तो तुम्हारी फिक्र लगा था इसलिए मैंने तुम्हें कॉल की, जल्दी घर आ जाना। इतना बोलकर उन्होंने कॉल कट किया। तो वहीं माहिर सोच में पड़ गया। अचानक से अथर्व और इंडिया आ रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं। अभी दिशा की शादी को करीब 1 महीना रह गया था और माहिर यहाँ 1 महीना थोड़ी ना रह सकता। उसने दादी से बात करना सही समझा और दोपहर में वह दादी के पास बैठकर बोला, दादी मैं आज मुंबई जा रहा हूँ क्योंकि मेरा जाना अभी बहुत ज़रूरी है। मैं बाद में आकर आप लोगों से मिलता हूँ। माहिर दादी से बोल ही रहा था तो वहीं अंदर दिशा उसकी सारी बातें सुन रही थी और जैसे उसने ये सुना कि माहिर जा रहा है, अचानक से उसके दिल में दर्द होने लगा।
उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि माहिर जा रहा है, और माहिर भी ज़ोर से ही बोल रहा था ताकि दिशा अंदर सुन सके। दिशा अंदर से इतनी इमोशनल हो गई थी कि वह मन ही मन सोचने लगी, आखिर इन्हें क्यों तकलीफ़ होगा? इन्होंने तो अपना घर बसा लिया है, पर मुझे क्यों इतना तकलीफ़ हो रहा है? मुझे अब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब 1 महीने के बाद मेरी शादी हो जाएगी और मैं किसी और की हो जाऊंगी। मेरी ज़िंदगी में परेशानियां बहुत हैं, मगर अपने परिवार के लिए जीना और मुस्कुराना पड़ रहा है। कोई उम्मीद नहीं तेरे आने की, फिर भी न जाने क्यों तेरा ही इंतज़ार करती हूँ। इतना सोच के उसकी आंखों में आंसू आने लगे, पर कोई देख ना ले इसलिए वह किचन में जाकर काम करने लगी। डियर लिसनर, आज के लिए सिर्फ इतना। प्लीज़ इस स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।